हाँ जी मालिक। सीए फाउंडेशन में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है बेटा, तो वो है सर बिजनेस लॉ। अगर आप बिजनेस लॉ को लेकर कंफर्टेबल हैं, बिजनेस लॉ में आपकी अच्छी कमांड है, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि बेटा सीए फाउंडेशन डेफिनेटली बेटा क्लियर कर जाएंगे। और अगर बिजनेस लॉ में बात की जाए तो बिजनेस लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, वो है सर आंसर राइटिंग। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स, सम ट्रिक्स कि भैया लॉ में आंसर्स कैसे लिखे जाएं। एंड बिलीव मी गाइस, अगर ये आप टिप्स को, ये ट्रिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस लॉ एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। और अगर बिजनेस लॉ के अंदर आप आंसर्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाए, तो मालिक उस केस में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपका फाउंडेशन बहुत स्मूथली बेटा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं और उन पर मैं पूरा बेटा डिस्कशन करने वाला हूं, आपको आंसर देने वाला हूं कि आपको कैसे इन चीजों को डील करना चाहिए। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा। सर सबसे पहला एक कॉमन डाउट है, बच्चा पूछता है सर, वो है कि सर मुझे कितने मार्क्स में कितना लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो कितना लिखूं, 6 7 का है तो कितना लिखें। क्या इंस्टीट्यूट ने कोई लेंथ को लेकर, क्या आपके आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या इसको लेकर कोई फॉर्मेट, कोई गाइडलाइन दे रखी है? द आंसर इज नो। बेटा इंस्टीट्यूट की तरफ से आंसर की लेंथ को लेकर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की गई हैं। इन दैट केस हमें क्या करना है सर, हमें इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स को समझते हुए, इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से आंसर्स देता है, इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से आंसर की चेकिंग करता है, उसके हिसाब से अगर आप समझोगे तो बेटा हमें लेंथ को बेटा अपने हिसाब से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लाइक अगर 3 मार्क्स का मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो हाफ पेज, कम से कम आधा पेज लिखना है। 4 मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा और 75% ऑफ द पेज आपको कवर करना है। अगर 6 7 मार्क्स का आता है तो कम से कम 2 पेज आपको लिखने पड़ेंगे बेटा। तो ये बात होती है सर लेंथ की। तो लेंथ को लेकर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बच्चों को लेकर आ रहा है, वो मैंने आपको यहां पर सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सेक्शंस लिखना कंपलसरी है? अगर मैं बहुत आपको स्पेसिफिक बोलूं और सीए फाउंडेशन लेवल पर बात करूं बेटा, तो सीए फाउंडेशन लेवल पर सेक्शंस लिखना कंपलसरी नहीं होते हैं। सेक्शंस लिखना सर कंपलसरी नहीं है। यस बेटा, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन एडवाइजेबल है बेटा कि आप सेक्शन जरूर लिखिए। आपको हर एक फैकल्टी, हर एक एजुकेटर ये बोलेगा कि सेक्शन जरूर कोट करिए। सर बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन है, ये एडवाइस है आपको कि आपको सेक्शंस लिखने चाहिए, बट एज सच कोई कंपल्सन नहीं है। अब सेक्शंस कोट करते समय आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, वो ये है बेटा कि जब आप सेक्शन नंबर को लेकर 100% श्योर हो बेटा, तभी आपको सेक्शन कोट करना चाहिए। अदरवाइज बेटा सेक्शन कोट करने से बचना चाहिए। देखिए सर, सही सेक्शन लिखने के आपको कितने नंबर मिलेंगे ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी बेटा गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। तो सही कितना मिलेगा, बेनिफिट कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन अगर गलत आपने लिखा तो बेटा नंबर जरूर काटे जाएंगे। इसीलिए अगर आप किसी सेक्शन नंबर को लेकर बिल्कुल 100% बेटा श्योर हैं कि यस यही सेक्शन है बेटा, तो ही आप सेक्शन कोट करिए। अदरवाइज बेटा सेक्शन कोट करने से बिल्कुल बचिए। थर्ड सर, करेक्ट फॉर्मेट क्या है? अगेन क्वेश्चन आता है, क्या इंस्टीट्यूट ने कोई फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब कर रखा है? क्या फॉर्मेट से रिलेटेड कोई गाइडलाइन दे रखी है? अगेन आंसर इज नो। बेटा सेक्शन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं, लेंथ को लेकर कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है, फॉर्मेट को लेकर भी बेटा कोई गाइडलाइन, कोई शेड्यूल नहीं दिया है। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं बेटा कि जनरली अपने एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है केस बेस्ड, जिसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा डीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं आपको ऑलवेज एडवाइस करता हूं बेटा कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा केस स्टडी बेस्ड है तो आप इसको 3 पैराग्राफ में ले जा सकते हैं। पहला गहरा पैराग्राफ किसका बनाएंगे बेटा? प्रोविजन का। प्रोविजन मतलब भैया लॉ क्या बोलता है आपकी सिचुएशन के रिलेटेड, आपका जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड लॉ क्या बोल रहा है, वो बात डिस्कस करना इज कॉल्ड प्रोविजन। दूसरा आप बना सकते हैं बेटा एनालिसिस, जिसको कभी कभी आप फैक्ट ऑफ द केस भी बोलते हैं। बेटा दोनों बातें अलग अलग नहीं है, या तो फैक्ट ऑफ द केस बोल दीजिए या एनालिसिस बोल दीजिए, जिसको आप बेटा जिसमें आप क्वेश्चन को समराइज्ड फॉर्म में समझाते हो। अच्छा,
बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फैक्ट ऑफ द केस या एनालिसिस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दो। द आंसर इज नो बेटा। क्वेश्चन को समराइज्ड फॉर्म में समझाना इज कॉल्ड एनालिसिस। एंड लास्ट में आता है बेटा कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन को लेकर बेटा आपको एक एडवाइस करूंगा कि आपका कंक्लूजन मैक्स टू मैक्स बेटा 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, इससे बड़ा कंक्लूजन नहीं आएगा सर। अब इसमें भी आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा 3 या 4 मार्क्स का है, अगर आपका क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का है तो प्लीज मेक श्योर आप प्रोविजन लिखिए पहली हेडिंग, और एनालिसिस और कंक्लूजन को बेटा दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 3 to 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें केवल 2 ही आपकी हेडिंग चलेंगी, पहला प्रोविजन एंड दूसरा बेटा एनालिसिस और कंक्लूजन एक साथ। आई होप क्लियर है। दूसरा आता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अगेन कोई देखिए फॉर्मेट नहीं गिवन इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट जितना अपन सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं, जितनी सर्टिफाइड कॉपी बेटा देखी गई है, उसमें एक चीज मैंने कॉमन पाई है कि अगर कोई भी बच्चा बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते समय, जिनको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी बेटा ये सिखाता हूं, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते समय आप हेडिंग्स जरूर यूज करिए। अगर आप हेडिंग्स प्रॉपर यूज करते हैं बेटा, बहुत बेहतरीन बेटा आपका आंसर बनेगा और बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिलेंगे बेटा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत ऑलवेज करिए बेटा प्रॉपर हेडिंग के थ्रू। लाइक मान लो इम्पॉसिबिलिटी आ गया, किसी क्वेश्चन में इम्पॉसिबिलिटी को लेकर पूछा गया कि भाई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो आपकी हेडिंग क्या बनेगी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और अब इसको बेटा आप नीचे समझाइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा यूजिंग अ प्रॉपर हेडिंग। हेडिंग के साथ जाइए, बहुत बढ़िया आंसर बनेगा सर। आगे बढ़ते हैं सर। एक क्वेश्चन आता सर, क्या आंसर्स ऑलवेज पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पॉइंटर्स बनाकर लिखना चाहिए? बेटा अगेन सारे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, आप भी समझते हो, लेकिन जिन आंसर्स को पॉइंट्स में लिखा जा सकता है आप उनमें पॉइंटर्स बिल्कुल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, क्या डेली राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, नेसेसरी है? द आंसर इज यस। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लॉ का डाइट प्लान। जैसे बेटा आप जिम जाते हो और जिम में अगर आपको अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है तो बेटा आप डाइट को फॉलो करना जरूरी होता है, और आप डाइट को फॉलो करते हो। वैसे ही बेटा अच्छे मार्क्स के लिए लॉ में बेटा आपको लॉ का डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, और उस डाइट प्लान के अंदर बेटा, उस डाइट प्लान के अंदर आपको डेली का कम से कम 2 to 3 क्वेश्चन बेटा लिखना डालना ही पड़ेगा, कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लिख लिख कर जरूर देखेंगे। और अगर इस डाइट को बेटा अगर प्रॉपर फॉलो किया जाए तो मैं बोल रहा हूं कि लॉ में आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आएंगे। तो ये कुछ बेटा ट्रिक्स हैं, ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। अगर आप ऐसी और कोई टिप्स पर ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिए, कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उस पर आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा बेटा। अगर बिजनेस लॉ के अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेटा, बिल्कुल मेरे से जुड़िए। मैं डेली बेसिस पर बेटा 2 to 3 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं, जिसमें आपको फॉर्मेट सिखाता हूं कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। और रियली बोल रहा हूं सर, इफ यू रियली वांट टू अचीव अ गुड स्कोर इन बिजनेस लॉ, आपको बेटा राइटिंग के ऊपर बेटा कमांड बनानी ही पड़ेगी, इसके बिना बेटा पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर लॉ नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।